हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि आपको मालूम है, आज 22 अप्रैल है और आज पृथ्वी दिवस है। हम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मना रहे हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए है। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनका संरक्षण भी करना चाहिए। पेड़ पौधे लगाना बहुत आसान है, सब लोग लगा देते हैं, लेकिन वो संरक्षित करना इतना आसान नहीं। तो हम पेड़ पौधे भी लगाएं और उनका संरक्षण भी अवश्य करें, तभी जो जितनी महामारी फैल रही है उन सबसे भी बचाव कहीं ना कहीं ये प्रकृति हमें देगी। तो हम आते हैं आज की क्लास पर। आज हम चर्चा करेंगे आरटी एक्ट के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की बात की जाएगी। आपको मालूम है, देश और समाज के लिए उपयोगी, सुयोग्य एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण अगर हमें करना है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी प्राथमिक शिक्षा को दुरुस्त करना होगा, उसको समय समय पर बदलना होगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा समग्र शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला होती है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ा आर्टिकल 45, जिसमें निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के। हमने उस आर्टिकल 45 को आर्टिकल 21A में शामिल किया और एक मौलिक अधिकार बना दिया कि अब भारतवर्ष में प्रत्येक बालक को जो 6 से 14 वर्ष की आयु का होगा उसे हम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन इस अधिकार को हमने प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए बाल अधिकार अधिनियम बनाने का फैसला लिया और उसका निर्माण किया, जिसे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया। 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया कि अब आरटी एक्ट 2009 प्रत्येक राज्य में लागू होगा, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगा। अब जो आर्टिकल 21A था आपका, वो कहीं ना कहीं प्रभावी रूप से कानून के माध्यम से सामने आ गया। अब हमें प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ रूप से चलानी है। इसके लिए जो आरटी एक्ट था, इसमें 7 अध्याय और 38 खंड दिए गए, जिसमें कुछ बिंदु दिए गए, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अध्याय 1 ये प्रस्तावना थी, एक प्रस्तावना रूप था, जिसमें कहा गया कि स्कूल को परिभाषित करते हुए उन्हें 4 प्रकार के स्कूलों में बांटा गया। जो आपका अध्याय 1 था, उसमें स्कूलों को 4 प्रकार के स्कूलों में बांटा गया और बताया गया कि पहले स्कूल वो होते हैं जो सरकार द्वारा स्थापित और नियमित होंगे। दूसरे अनुदान प्राप्त निजी स्कूल होंगे, जो अनुदान प्राप्त हैं और निजी हैं। तीसरे स्कूल विशेष श्रेणी के स्कूल, जैसे नवोदय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, इस तरह के। और चौथे स्कूल अनुदान ना पाने वाले निजी स्कूल की बात की गई। इस तरह से पहले अध्याय में आपने मालूम किया कि आपको पता चला कि स्कूलों की बात की गई। फिर इसका दूसरा अध्याय है, अध्याय नंबर 2, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार को लागू करने की बात समझाई गई, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष का बालक अपने पड़ोस के विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण करेगा अनिवार्य रूप से। उसको हक होगा जो उसके गांव में, उसकी गांव की सीमा के आसपास जो भी विद्यालय होगा, वहां पर जाके वो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेगा। अगर 6 वर्ष की आयु उसकी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद भी उसको वहां पर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, उसके बाद भी उसके विद्यालय में एडमिशन उसका लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में वो 6 वर्ष से ही शिक्षा शुरू करे, ऐसा नहीं है। 7 वर्ष का होगा, 8 का होगा, तो उसकी आयु के निर्धारण के हिसाब से उसको क्लास दे दी जाएगी। प्रधानाध्यापक से भी कहा गया इस अध्याय के अंतर्गत कि आप किसी भी बालक अगर किसी दूसरे स्कूल में भी जाना चाहता है स्थानांतरण करा के, उसकी टीसी उसको उपलब्ध तुरंत कराएंगे। और ये भी कहा गया, अगर आपके यहाँ कोई आता है
उस पर भले ही स्थानांतरण प्रपत्र नहीं है, फिर भी उस बच्चे का आप स्कूल में एडमिशन करेंगे। तो ये नियम बना दिए गए इस तरीके से, और बालक को कहीं ना कहीं शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। फिर बात आई तीसरे अध्याय की, अध्याय 3। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अभिभावकों के दायित्वों को निश्चित किया गया। बताया गया कि केंद्र सरकार के क्या दायित्व हैं, राज्य सरकार के क्या दायित्व हैं और अभिभावकों के क्या दायित्व हैं। इसमें कहा गया कि जब जब नियम लागू होगा उसके 3 वर्ष के अंदर ही प्रत्येक गांव, उसके आसपास जहां बच्चे निवास कर रहे हैं, एक स्कूल आपको बनाना है, उसको अस्तित्व में लाना ही होगा। और स्कूल की जो भी व्यवस्था होगी, जो भी धन संबंधी, नियम संबंधी, प्रशासन संबंधी, उसको केंद्र और राज्य मिलकर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार करेगी, पाठचर्या का निर्माण करेगी और इनको उपलब्ध कराएगी। शिक्षकों के समय समय पर प्रशिक्षण लिए जाएंगे, उनको नवाचार से परिचित कराया जाएगा, उन्हें अनुसंधान के लिए तैयार किया जाएगा, नियोजन किस तरह से करना है, राज्य सरकार को तकनीकी सूचनाओं का आदान प्रदान केंद्र सरकार करेगी। ये सारे नियम कायदे, आधारभूत जानकारी अध्याय 3 में दी गई है। प्रत्येक अभिभावक, इसके साथ साथ अभिभावकों के दायित्व भी निश्चित कर दिए गए। प्रत्येक अभिभावक का दायित्व होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बालक को प्राथमिक विद्यालय में अवश्य भेजेगा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और अगर राज्य सरकार चाहे तो वह जो प्री स्कूल होते हैं, यानी 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी एक प्री स्कूल की कल्पना कर सकती है, उसे संचालित कर सकती है, चाहे वो अपनी व्यवस्था से करे, चाहे केंद्र सरकार के सहयोग से करे। और फिर अध्याय 3 के बाद अध्याय 4 स्कूल और शिक्षकों के दायित्व को निश्चित करता है। वह हमें बताता है कि स्कूल के क्या दायित्व होंगे इस आईटी एक्ट में और शिक्षकों के क्या दायित्व होंगे। इस आर्टिकल के अनुसार सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा प्रत्येक बालक को, जैसा कि बताया गया। और इसके साथ साथ जो निजी विद्यालय होंगे वो भी कक्षा 1 में जो बालक निर्बल हैं या इस वर्ग से आते हैं जिन्हें शिक्षा की आवश्यकता है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उनके लिए 25% सीटें रिजर्व रखेगा और वो कहीं ना कहीं उनको उसमें एडजस्ट करेगा। ये व्यवस्था निजी स्कूलों के लिए इस अध्याय में कही गई। और ये कहा गया किसी भी बालक को किसी भी क्लास में रोकना नहीं है, फेल नहीं करना है, ना विद्यालय से निकालना है, उसको निरंतर आगे उसकी शिक्षा को चलते जाना है और उसे पढ़ाते रहना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को निष्कासित कर दें कह के वो कमजोर है, वो नहीं पढ़ सकता है। इसके साथ साथ एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करने की बात कही गई, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC, और कहा गया जो स्थानीय सरकार के व्यक्ति होंगे वो इसमें शामिल होंगे और बच्चों के माता पिता, अभिभावक भी इसमें शामिल होंगे। और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई कि जो महिलाएं हैं, बच्चों की माताएं हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि जो SMC हो वो प्रॉपर तरीके से काम करे और बच्चों की शिक्षा में कोई समस्या ना आए। शिक्षकों को दायित्व दिए गए कि वो नियमित रूप से विद्यालय खोलेंगे, निश्चित पाठ्यक्रम से पढ़ाएंगे, समय से सारी गतिविधियां बच्चों को कराएंगे, बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रखने का प्रयास करेंगे, उन्हें ऐसी शिक्षा देंगे कि भविष्य उनका संवरे, आगे बढ़कर वो कहीं ना कहीं देश के निर्माण करने में आगे तत्पर हो। ये शिक्षकों का दायित्व दिया गया और कहा गया कि नियमित रूप से अभिभावकों के साथ वो मीटिंग भी करेंगे, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होगी, बाकायदा टीचर्स के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी और बच्चों को उसके बारे में जानकारी, बच्चे क्या विद्यालय में कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है उनकी, तो उनकी PTM भी समय समय पर की जानी है। 5वें अध्याय में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की गई और कहा गया जो पाठ्यक्रम होगा और जो मूल्यांकन विधियां होंगी वो सरकार निश्चित करेगी कि पाठ्यक्रम संविधान के अनुरूप हो, संविधान के मूल्य उसमें निहित हो। ऐसा ना हो कि पाठ्यक्रम संविधान के अलग हो, उसमें प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व हो और जो वहाँ की मातृभाषा है उसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, बच्चों को ज्ञान दिया जाए,
बच्चों की प्रतिभाओं को बाहर निकालने का प्रयास किया जाए, बच्चों की समग्रता का विकास किया जाए। पाठ्यक्रम ऐसा हो कि बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास पूर्णतम सीमा तक हो। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित हो, बाल सुलभ हो और उसमें अन्वेषण करना और क्रिया के द्वारा बालक सीखे, खेल के द्वारा बालक सीखे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चों को भय से मुक्ति मिले और वह बिना किसी भय के, उसमें कोई बोर्ड परीक्षा का वो भी ना हो, और इस तरह से बालक बिना मुक्ति के वो अपना कोर्स पूरा करे। इस तरह से ये 5वें अध्याय में बात कही गई। फिर बात आई 6वें अध्याय की, अध्याय 6। अध्याय 6 में बाल अधिकारों का संरक्षण। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले हमने अपनी क्लास में पढ़ा था कि बाल अधिकारों के बारे में, तो जो बाल अधिकार है उसके संरक्षण की बात अध्याय 6 में कही गई कि बच्चे की शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत लिखित रूप से क्षेत्राधिकारी को दी जा सकती है, चाहे वो शिक्षक के खिलाफ हो, चाहे वो उसके अभिभावक के खिलाफ हो। अगर कोई भी समस्या है तो उस आसपास के क्षेत्र के जो क्षेत्राधिकारी है उसको अवगत कराया जाएगा कि बालक की शिक्षा के अधिकारों का हनन हो रहा है, आप उसके बारे में कार्रवाई कीजिए। और कहा गया एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना है केंद्र सरकार को, जो इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए प्रयत्नशील रहेगी। अध्याय 7, इनमें जो अध्याय 7 था, कुछ प्रासंगिक बातें कही गई। प्रासंगिक बातें ऐसी जो महत्वपूर्ण थी, जो उन नियमों में या अध्यायों में नहीं आ पाई, उनकी चर्चा की गई। कहा गया कि केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार को स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से नियम बनाने की छूट देगी, वो नियम बना सकता है और उसका पालन करा सकता है। और एक बिंदु और जोड़ दिया गया बाद में इसी अध्याय के अंतर्गत कि इस अधिनियम तथा दिए गए नियमों के आदेशों के पालन में जो भी केंद्रीय या राज्य सरकार या केंद्रीय राज्य सरकार बाल अधिकार अधिनियम जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी व्यक्ति से पूर्ण कराने के लिए काम कर रहा है, माना जाएगा वो पूरे विश्वास के साथ काम कर रहा है, उसके खिलाफ कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये अध्याय 7 में कहा गया। तो आज आपने देखा आईटी एक्ट 2009 के बारे में आपने सुना इस वीडियो में, और आपको जानकारी मिली कि शिक्षा कितनी आवश्यक है। पिछली 2 क्लासों में आपने देखा, पहली क्लास में आपको मालूम पड़ा था कि संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए थे प्राथमिक शिक्षा को बनाए रखने के लिए। दूसरी क्लास में आपने बाल अधिकारों के बारे में पढ़ा, और इस क्लास में आपको जानकारी दी गई आरटीई एक्ट के बारे में कि आरटीई एक्ट क्या होता है। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त हो रही है। अब आप फिर भी घर पर सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना महामारी को केवल घर पर रहकर ही जीता जा सकता है। धन्यवाद।